हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, अपनी सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 की यूनिट 2। लास्ट वीडियो में हमने इसकी यूनिट नंबर 1 रेफर करी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अब हम क्या पढ़ने वाले, यूनिट 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती है, जो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करती है, सिर्फ फिनिश गुड्स परचेज करती है और फर्दर उसको सेल कर देती है। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पता है क्या होती है, जो खुद से गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बहुत ही इजी यूनिट है, सारा कुछ आपका सेम ही है प्रीवियस यूनिट जैसा, बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट हमारा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या करेगा। मैंने अभी आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होती है, जो खुद से गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए या नहीं चाहिए कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर सपोज उनकी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है ₹8 एंड कॉम्पिटिटर की कॉस्ट आ रही है ₹6, आपको लगेगा 2 ही रुपए की तो बात है, लेकिन हो सकता है वो बहुत बड़ी कंपनी हो, करोड़ ऑफ यूनिट्स बनाती हो, तो 2 रुपए से ही उनका करोड़ ऑफ रुपीस की कॉस्ट एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिसाइड करने के लिए। अब देखो मैं आपको फॉर्मेट बनाती हूँ, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। बड़ा इजी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले तो हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि हमने जो चीज मैन्युफैक्चर करी है उसके लिए मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। मैं क्या देखूंगी सबसे पहले, कि मैंने जो भी चीज मैन्युफैक्चर करी है उसके लिए मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। कैसे निकालूंगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा किससे रिलेटेड, मैंने बोला रॉ मटेरियल। जैसे सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था ₹20,000 का, मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा ₹10,000 का, तो मेरे पास टोटल 30,000 होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास है ₹18,000 का, तो बाकी 12,000 कहां पे गए, बाकी 12,000 हो गए मेरे कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये आ जाएगा टोटल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है ये चीज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर रॉ मटेरियल पे कुछ आपके वेजेस भी लगे होंगे, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगे होंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस है वहां तक लाने के, जैसे फ्रेट वगैरह या ऐसा कुछ, वो ऐड कर दो। ये आपके तीनों को ऐड करके आता है प्राइम कॉस्ट। आपको ऐसे अलग से प्राइम कॉस्ट दिखाने की नीड नहीं है वैसे। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर ओवरहेड्स, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो ना जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ खर्चे क्या होंगे हमारे ट्रेडिंग के, और कुछ खर्चे क्या होंगे मैन्युफैक्चरिंग के। पता कैसे चलेगा, जो भी चीज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जो भी फैक्ट्री के खर्चे, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के डेप्रिसिएशन, या फिर वहां के जो प्लांट एंड मशीनरी है उनका डेप्रिसिएशन, उनसे रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कोई रॉयल्टी पे करी आपने, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपकी कोई हायर चार्ज, जैसे प्लांट आपने रेंट पे लिया है और वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ, ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी या फिर एसेट्स यूज्ड इन फैक्ट्री। डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री को सारा कुछ जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो, इसमें से आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग। डन है। अब आपको एक नई सी चीज दिख रही होगी यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये बेसिक थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है, वही सारी है। बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है, कई बार ना हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसके साथ में इंसिडेंटल, मतलब हमने अनइंटेंशनली, कोई जान के नहीं बनाया, अनइंटेंशनली एक न्यू प्रोडक्ट और आपका रेडी हो गया। अब वो जो न्यू प्रोडक्ट है वो जनरली क्या होता है, लो वैल्यू का, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, वो तो साइड बाय साइड बन गया, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूसेस बटर एंड चीज।
बटर और चीज बनाते हो जो साइड में आपका बटर, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो छाछ या लस्सी आप जिसको बोलते हो, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बाय प्रोडक्ट शुड बी मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको पता है वैसे हम इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन हम बाय प्रोडक्ट को इस पे वैल्यू करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। एंड इट शैल बी credited to manufacturing account so as to reduce to that extent cost of manufacture of main product। हम मानते हैं उतनी तो रिकवरी होगी ना कॉस्ट, कितना का तुम्हारा एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट बिक गया जो मैंने बनाया भी नहीं था, तो मैं इसको कहां पे क्रेडिट कर देती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ध्यान रखना सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, सेल ऑफ फिनिश गुड्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहां से लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। क्लियर है? उसके बाद अपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लाइक आपका डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट्स या फिर आपका कोई रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एसेट्स, सैलरीज, वो सब किस में जाएगा, P&L अकाउंट। बस अपना यहां से क्या आ जाएगा, यहां से तो आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा P&L में, P&L से आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहां पे ऐड हो जाएगा, कैपिटल। क्लियर? बहुत ही इजी यूनिट है। अभी हमने इसके क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको इसका एक बेसिक क्वेश्चन कराती हूँ। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ना टोटल है ही 8 क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम 8 क्वेश्चन ही करते हैं। 8 question is required in the preparation of manufacturing account. Mr. Prakash runs a factory which produces pressure cookers. The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ending 31st March. ये डिटेल्स दे रखे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 के लिए। हम बनाते हैं, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी, ठीक है? आप भी नोटबुक निकाल लो, एक बार के लिए वीडियो पॉज करो, नोटबुक लेकर आओ और नोटबुक में लिख लो। ये मत करना कि हाँ हमने वीडियो में देख लिया था और मतलब बाद में बना लेंगे या बाद में गो थ्रू कर लेंगे, नहीं ना, अभी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, उसको साथ में करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है। और भी तो क्वेश्चंस है ना सिमिलर, वो बाद में करना प्रैक्टिस के लिए, तो जो भी करा रही हो उसको साथ साथ नोटबुक में लिखो, ठीक है? हाथ चलता रहना चाहिए, तभी आपको अच्छे से रिटेन होएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2020 रुपीस। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। 2 हमें निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? मैं क्या कर रही हूँ कि हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज रुपीज 5,85,000। Add purchases of raw material. Purchases of raw material is rupees 18,74,000 minus closing stock of raw material. Closing stock of raw material is हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से पहले हमें परचेज रिटर्न्स भी लेस करने पड़ेंगे। परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस कर दो। परचेज रिटर्न इज रुपीज 95,000, ठीक है? एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वी हैव हियर 4,70,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4,70,000, तो हमारा आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये पता है कितना आ गया, आप लोग कैलकुलेट करना,
दिस विल बी 18,94,000। अब अपना आ जाएगा एक्सपेंसेस वगैरह लिख लेते हैं हम, या ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में ही दे रखा है। जैसे मैं WIP लिख रहा हूँ, पूरा लिखना वर्क इन प्रोग्रेस 6,25,000। क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा वर्क इन प्रोग्रेस का? क्रेडिट साइड में 7,15,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7,15,000। आगे देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल 188 कॉस्ट है, डेबिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में पता क्या आ सकता है, जैसे कुछ मशीनरी के लिए ऑयलिंग वगैरह, ऑयल यूज हुआ, लिब्रिकेंट्स वगैरह जो यूज होते हैं वो चीज आ जाएगी। कितना? 1,88,000। देन आपका डायरेक्ट वेजेस 3,97,000। एक्सपेंस है डेबिट। और ऐसा नहीं सारे एक्सपेंस लिखते जाओ, देख लेना मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो। इनडायरेक्ट वेजेस 82, यही सैलरी होती तो P&L में जाती। इनडायरेक्ट वेजेस 82,000, ठीक है। आगे देखो, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1,76,000। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स को यूज करने के लिए तो यूज होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी 1,76,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,75,000। अब कुछ नहीं बोला था, मशीनरी से रिलेटेड मान लेते हैं। और ऊपर लिखा भी है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कितने के थे रिपेयर मेंटेनेंस? 2,65,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सेट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब फैक्ट्री शेड भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्लांट एंड मशीनरी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड 144। और प्लांट एंड मशीनरी का 162। ठीक है। आफ्टर इट वी हैव सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ स्क्रैप हो गया, मतलब कुछ खरी चीजें खराब हो गई, हमने कबाड़ में बेच दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप लेस हो जाएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। दिस इज योर ₹36,000। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका पता है क्या आ जाएगा? बाय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जबकि कॉस्ट हुई है प्रोडक्शन की, क्योंकि हमने वर्क इन प्रोग्रेस की हटा दी डेबिट क्रेडिट करके, तो सिर्फ फिनिश गुड्स की है। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर 31,82,000। ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। हमने क्या करा है, बिल्कुल बेसिकली हमने एक अकाउंट बनाया है, जो भी आपके प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस थे उनको हमने मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट कर दिया, और जो भी उससे इनकम हुई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट होता, उसको मैं क्रेडिट कर देती हूँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, और कॉस्ट किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर है? किसी का कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर लो जल्दी सी। ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वो हम अभी लिख के नहीं करेंगे, गो थ्रू करेंगे, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये जरूर लिख के करना है। वीडियो के एंड में मैं भी समझाऊंगी पूरा, आप उसको जरूर लिख के करना। ठीक है। ऑन 31st March ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वो एज फॉलोज। ये डिटेल्स दी। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। देखो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, इसमें भी बता रही, सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट्स पढ़ लिया करो। एडजस्टमेंट्स होगी तो बाकी चीजें तो बस वैल्यूज पुट करनी है। 31st March का स्टॉक दे रखा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, सैलरीज एंड वेजेस अनपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम करंट ईयर एक्सपेंस में ऐड करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करते हैं। 900, 2000 सैलरी और वेजेस। सैलरी किस में जाती है? P&L। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, देखो वैसे ट्रेडिंग में जाते हैं, अब से किस में जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग।
मशीनरी में 10% डिप्रिसिएशन, मशीनरी कहाँ पे यूज होती है, फैक्ट्री में, तो उसका डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस फर्नीचर 7.5%, इसका डिप्रिसिएशन कहाँ पे लगेगा, P&L में। प्रोविजन 1% ऑफ सेल्स, जो एग्जिस्टिंग होगा उसको एडजस्ट कर देंगे। ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। अब मेरे को क्यों बता रहे हैं कितना एरिया करते होंगे, एरिया के बेसिस पर हम पता है क्या पे करते हैं, रेंट। तो रेंट में आपकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, आपकी वेजेस में एडजस्टमेंट है, सैलरी में एडजस्टमेंट है, एंड प्रोविजन में एडजस्टमेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट लाइटनिंग एक्सपेंसेस 2/3 टू फैक्ट्री, 1/3 टू ऑफिस, लाइटनिंग में एडजस्टमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वाले से पहले ना नॉर्मल वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। देखो रॉ मटेरियल का आपका कितना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लिया रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, 9500, वो भी लिख लेंगे। 9500 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ गया, यहाँ पे ना मिसिंग है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 9500, ये देखो कॉलम बना हुआ है, लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक अभी बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में 15500। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आते हैं, बैलेंस शीट में, कितने के हैं, 24,000। लेकिन डेटर्स में तो एडजस्टमेंट आएगी, क्योंकि प्रोविजन कहाँ से लेस होता है, डेटर्स से। अभी रुक जाते हैं। कैरेज ऑन परचेजेस 1500 मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है, ये देखो कैरेज ऑन परचेजेस मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद बिल रिसीवेबल एसेट है 15,000 बैलेंस शीट में, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में। आफ्टर दिस वी हैव वेजेस 13,000, सैलरी 10,000, लेकिन एडजस्टमेंट आप बी के लिए होल्ड करते हैं। टेलीफोन एंड पोस्टेज P&L, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर P&L 1,350, 1,350। देन वी हैव कैश एट बैंक 17,000, कैश एट बैंक किस में आ जाएगा, एसेट में। ऑफिस फर्नीचर, इस पे तो डिप्रिसिएशन लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, होल्ड कर देते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट रिपेयर करा है, प्लांट कहाँ पे आता है, फैक्ट्री में ना, तो वो किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। 1100 रिपेयर्स टू प्लांट किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। परचेजेस कितने की, 85,000, रॉ मटेरियल में ऐड कर दो। प्लांट एंड मशीनरी छोड़ दो, लाइटिंग। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल किस में आएंगे, P&L में, ऑब्वियसली 1500। हियर इट गोज, ठीक है। आगे देखो, क्लोजिंग नहीं, इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेबल 7,500, दोनों बैलेंस शीट का पार्ट है। लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। आफ्टर दिस वी हैव सेल ऑफ स्क्रैप 2,500, अभी बताया था मैन्युफैक्चरिंग से लेस हो जाएगा। देन वी हैव कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम P&L में आ जाएगी 450, P&L में आएगी। कैपिटल अकाउंट 1 लाख बैलेंस शीट में आएगा, इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होएगा या नेट लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। आफ्टर दिस वी हैव 167,200 सेल्स, सिर्फ सेल लिखा है, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो हम फिनिश गुड्स की सेल मानते हैं। सेल्स कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। 8500 बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लेस कर दो, इधर आ जाएगा 8500 बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन के नाम से लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारी नॉर्मल अमाउंट्स आ गई है, अब आती है एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 16,200 रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस कर देंगे, और ये आएंगे बैलेंस शीट पे। क्लोजिंग स्टॉक्स आर आवर एसेट्स, तीनों के क्लोजिंग स्टॉक आ जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक 7,800, कहां से लेस हो जाएगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, लिख लेना। एंड देन वी हैव फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 18,100, वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। सैलरीज एंड वेजेस अनपेड, सैलरी अनपेड है 900 की, सैलरी थी कितने की, 10,000 की, तो टोटल सैलरी होगी 10,900 की। और अनपेड सैलरी कहां पे आएगी, लायबिलिटी बैलेंस शीट में। अनपेड वेजेस इज 2,000, टोटल वेजेस वाज 13,000, 13 प्लस 2 15, वेजेस कहां पे आ जाएंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग में, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां पे आ जाएंगे, अपने
आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पे आ जाएंगे? बैलेंस शीट में वेजेस पेपर, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस। देन वी हैव मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी कितने की थी? 70,000। 70,000 का 10% 7,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेप्रिसिएशन 7,000। और मशीनरी को हम किस वैल्यू पे शो कर देंगे? 70 माइनस 7 63,000। आफ्टर दिस वी हैव ऑफिस फर्नीचर पे 7.5% डेप्रिसिएशन। ऑफिस फर्नीचर कितने का था? 10,000। फर्नीचर तो पीएनएल में जाएगा उसका डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे आ गया 10,000 का 7.5%। और ये कहाँ पे आ जाएगा? एसेट्स में, 10,000 माइनस 750। उसके बाद देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ सेल्स। सेल्स कितने की थी अपनी? 167,200, तो हमें कितना चाहिए? 1672। ऑलरेडी कितना प्रोविजन है? 1650, तो हम एक्स्ट्रा कितना बना देंगे? 1672 माइनस 1650 22 का। और डेटर्स में से कितना लेस हो जाएगा? 167। मैं आपको बताया था डेटर्स में से हमेशा कौन सा लेस होता है? क्लोजिंग वाला। ठीक है, ये डन। आफ्टर दिस वी हैव ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। रेंट आप कितना दे रहे हो? 6,000। 6,000 में से 1/4 ऑफिस का, तो 3/4 किसका हो जाएगा? फैक्ट्री का। रेंट 3/4 मैन्युफैक्चरिंग में और 1/4 पीएनएल में। लाइटनिंग 2/3 फैक्ट्री पे। लाइटनिंग का कितना खर्चा है? 1350। 1350 का 2/3 मैन्युफैक्चरिंग में और 1/3 पीएनएल आ जाएगा। क्लियर? बस यहां से सारा कुछ आ गया मैन्युफैक्चरिंग में। कॉस्ट ट्रांसफर कर दो ट्रेडिंग में 1,19,000। जीपी आ गया, जीपी ट्रांसफर कर दो पीएनएल में। नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट। क्लियर? ऐसा करना होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल ही सिंपल। मतलब एडजस्टमेंट्स में इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं आती। इनफैक्ट मैं बोलूँ यूनिट 1 में तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्निकल दे, ये तो काफी इजी है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ क्या डालना है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जो आपका फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, 8 क्वेश्चन है इसमें से, एक तो मैंने आपको लिख के ही करवा दिया। बाकी 7 क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगी कि 7 के 7 लिख लो, क्योंकि आपके लिए ना ये न्यू है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम पहले नहीं पढ़कर आते 11th-12th में, तो न्यू है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो मेरे को बता देना। थैंक यू।